हम यहाँ बताने जा रही हूँ अवलोकन के प्रकार। सामाजिक घटनाएं विविध एवं जटिल प्रकृति की होती हैं। सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन एक ही प्रकार के अवलोकन से नहीं किया जा सकता। कभी तो एक अकेला अध्ययनकर्ता ही संपूर्ण घटना की जानकारी कर लेता है, किंतु कभी अध्ययन के लिए विशेषज्ञों के लिए एक दल की आवश्यकता होती है। कभी अध्ययनकर्ता अध्ययन के समय स्वयं पर नियंत्रण रखता है, तो कभी अध्ययन किए जाने वाले समूह पर। कभी वह स्वयं अध्ययन किए जाने वाले समूह की दैनिक क्रियाओं में भाग लेता है, तो कभी दूर बैठकर निरीक्षण करता है। इन्हीं कारणों से अवलोकन के विभिन्न प्रकार विकसित हुए। मूलतः अवलोकन को नियंत्रित और अनियंत्रित तथा सहभागी और असहभागी श्रेणियों में बांटा गया है। अनियंत्रित अवलोकन को हम समझेंगे यहाँ पर। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में अनियंत्रित अवलोकन का एक प्राचीन विधि है। अनियंत्रित अवलोकन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पीवी यंग ने लिखा है, अनियंत्रित अवलोकन में हम वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थितियों की सतर्कतापूर्वक जांच करते हैं, जिनमें यथार्थ के यंत्रों के प्रयोग अथवा निरीक्षण की हुई घटना की शुद्धता की जांच का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। यंग की इस परिभाषा से अनियंत्रित अवलोकन की 3 विशेषताएं प्रकट होती हैं। इस विधि में अवलोकनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जाता। इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं व परिस्थितियों का उनके स्वाभाविक रूप में अध्ययन करता है तथा अवलोकनकर्ता इस विधि में घटनाओं को परखता नहीं है। अतः यह एक अत्यंत सरल प्रविधि है। अनियंत्रित अवलोकन को उसकी प्रकृति के आधार पर सहभागी, असहभागी एवं अर्धसहभागी भागों में बांटा गया है। सहभागी अवलोकन करने के लिए अवलोकनकर्ता उस समूह अथवा समुदाय में जाकर रहने लगता है, जिसकी सामाजिक घटनाओं का वह अध्ययन करना चाहता है। वह लोगों की दैनिक एवं अन्य सभी क्रियाओं में भाग लेता है और उनका निरीक्षण भी करता है। इसमें अवलोकनकर्ता को समूह के लोग अपना लेते हैं और वे उसे अपना एक सदस्य समझने लगते हैं। इस प्रकार अध्ययनकर्ता अस्थायी रूप से समूह का आंतरिक व्यक्ति बन जाता है। पीवी यंग के अनुसार अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता साधारणतया उस समूह के जीवन में रहता तथा भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है और उसका एक अंग बनकर तथ्यों का संकलन करता है। अगर हम देखें सहभागी अवलोकन के गुण, तो हम बता सकते हैं कि सहभागी अवलोकन के द्वारा हम विस्तृत सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं, सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करते हैं, प्रत्यक्ष अध्ययन कर सकते हैं, वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, अधिक विश्वसनीय होती हैं सूचनाएं, अध्ययन सरल होता है, अध्ययनकर्ता की कुशलता में वृद्धि होती है और स्वयं अवलोकनकर्ता सामूहिक जीवन का एक दर्पण होता है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि असहभागी अवलोकन क्या होता है। यह सहभागी अवलोकन का बिल्कुल उल्टा होता है। जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ दृष्टा के रूप में उनका अध्ययन करता है, तो उसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। और इसके अंदर हम अगर से गुणों की बात करें असहभागी अवलोकन की, हम देखते हैं कि विश्वसनीय है, अधिक सहयोग है, कम खर्चीली है। इस प्रकार इसके गुण हैं। तीसरा आता है अर्धसहभागी अवलोकन। अर्धसहभागी अवलोकन वह अवलोकन होता है जिसमें सहभागी और असहभागी दोनों की विशेषताओं को लिया हुआ होता है। किसी भी अध्ययन में पूर्णतः सहभागी और पूर्णतः असहभागी अवलोकन संभव नहीं हो पाता। इसलिए ही गुडे एवं हार्ट दोनों के मध्यमवर्ती मार्ग के रूप में अर्धसहभागी अवलोकन का सुझाव देते हैं।
जिसमें दोनों के गुणों का समावेश होता है। वे लिखते हैं, व्यक्ति को किसी एक रूप को पूर्णतः अपनाने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों की साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम होता है। अर्ध सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह के दैनिक कार्यों में तो सहभागी बना रहता है, लेकिन किसी विशेष उत्सव, घटना, क्रिया एवं समारोह के अवसर पर दूर बैठकर उनका अध्ययन करता है। इस विधि में सहभागी और असहभागी दोनों ही विधियों के लाभ प्राप्त होते हैं और दोनों के दोषों से बचाव हो जाता है।